नमस्कार मित्रों, स्वागत है, अभिनंदन है आपका हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो आज दोस्तों हम लेके आए हैं शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। मैं आपको कुछ ट्रिक के माध्यम से कुछ विषय की जो सिलेबस है हमारा नेट का उसे करा रहा हूँ दोस्तों। तो आज आदिकाल पर हम चलेंगे और ये सिर्फ नेट पर ही नहीं दोस्तों, नेट PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, TGT, जो इसमें भी हिंदी साहित्य सब्जेक्ट का सिलेबस लगा हुआ है दोस्तों, वह उन सब के लिए ये उपयोगी है। तो आज हम समीक्षा करेंगे छोटी सी आदिकाल पर, आदिकाल के नामकरण, उनकी समय सीमा आदिकाल की, और आदिकाल या हिंदी का प्रथम कवि पर। ठीक है दोस्तों, आदिकाल का प्रथम कवि यानी कि हिंदी का प्रथम कवि एक ही बात है। इस पर हम आज चर्चा करेंगे बहुत ही सूक्ष्म रूप से दोस्तों। मैंने एक पेज मात्र में ये कुछ नोट्स बनाए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सारी परीक्षाओं के लिए। एक दो प्रश्न इसमें से अवश्य आ ही जाएंगे, ये पक्का है। ठीक है, और इस माध्यम से याद करने से आप ही को एक ही जगह पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, अलग अलग पढ़ने के बजाय। जो एक ही टेबल में मैंने आपको जो ये दिया है बना करके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं दोस्तों। ये मैंने करीब 9 आलोचकों की जो रचना है दोस्तों आदिकाल से संबंधित, उनको मैंने यहाँ पर रखा है। उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आलोचक है और दूसरा यानी कि आलोचक रचनाकार जिन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन लिखा है। दूसरा, आदिकाल का नामकरण क्या किया है, उन्होंने नाम क्या दिया है। तीसरा, उसकी समय सीमा क्या रखी। चौथी बात, हिंदी का प्रथम कवि उन्होंने किसको माना। पांचवी बात, हिंदी की प्रथम रचना उन्होंने किसको माना, और उनका हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन सा है और उसका प्रकाशन क्या है दोस्तों। तो इस क्रम से मैंने ये पूरी टेबल बनाई है और मैं अब इसको आपको दिखाता हूँ जूम करके। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम जो कि सर्वसम्मति से सबको माना गया है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सबसे पहले मैं उन्हीं को ले लूँगा। यहाँ मैंने क्रम वाइज नहीं लिया है, यहाँ पर मैंने लिया है कि जिसको सर्वसम्मति से माना है पहले रामचंद्र शुक्ल जी को। उनके जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उस पर उन्होंने आदिकाल का जो दोस्तों नामकरण किया, उन्होंने वीरगाथा काल किया है। हालांकि उन्होंने आदिकाल का नाम आदिकाल भी रखा और वीरगाथा काल भी रखा, लेकिन उन्होंने जो महत्ता दी, जो मुख्य रूप से माना, वो वीरगाथा काल को माना। वीरगाथा काल ही बार बार उन्होंने अपनी पुस्तक में इसका प्रयोग किया, आदिकाल को। और उसकी वजह क्या है, 12 रचनाएं जो वीर से लिखी हुई थी उन्होंने बाकायदा दी है। 4 रचनाएं जो थी पुरानी हिंदी में थी अवध में, और बाकी जो 8 रचनाएं पुरानी हिंदी में थी। तो अपभ्रंश की 4 रचनाएं और 8 रचनाएं जो थी हिंदी की थी, पुरानी हिंदी की, उसको आधार बनाकर रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको वीरगाथा काल माना था दोस्तों। ये सब डिटेल नहीं बता पाऊंगा अभी मैं आपको शॉर्ट रूप में बता रहा हूँ, और ये चीज़ आपने अगर याद कर लेंगे तो भी आपका काफ़ी हद तक प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। अब बात आती है दोस्तों आदिकाल की समय सीमा क्या रखी रामचंद्र शुक्ल जी ने, तो वो है 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर संवत में नहीं रखा है, यहाँ पर मैंने ईस्वी सन में सारे के सारे जो समय सीमा है वो ईस्वी सन की है। अगर कहीं पे लिखा भी नहीं है तो आप मान लीजिएगा कि वो ईस्वी सन में ही मैंने लिखा है। ठीक है, वैसे तो संवत 1050 से 1375 लिखा था उन्होंने, लेकिन जो ईस्वी सन बनता है 1993 ईस्वी से 1318 ईस्वी सन बनता है। अब बात आती है हिंदी का प्रथम कवि किसको मानते हैं रामचंद्र शुक्ल जी, तो वो मुंज या भोज को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। हिंदी की प्रथम रचना के बारे में दोस्तों मैं एक साथ आपको बता दूंगा, क्योंकि सर्वसम्मति से एक ही रचना को हिंदी की प्रथम रचना माना गया है, और क्यों माना गया है इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं कि उनका साहित्य ग्रंथ कौन सा है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था, जिसके 2 भाग हैं। 2 बार प्रकाशित हुआ था, 1929 में और दूसरा 1940 में दूसरा भाग। ये नागरी प्रचारणी सभा द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि इसे नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था। अब चलते हैं दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है गियर्सन। जॉर्ज गियर्सन ने आदिकाल का जो नामकरण किया था दोस्तों, चारण काल नाम किया था, और उन्होंने समय सीमा मानी थी 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। हिंदी का प्रथम कवि के बारे में इन्होंने कोई गणना की ही नहीं है। अब बात आती है हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन सा है दोस्तों उनका, तो उनका द मॉडर्न बायनोकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न बायनोकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उन्होंने ये इतिहास ग्रंथ लिखा था दोस्तों। और 1888 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका में दोस्तों उनका यह इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन जाएंगे, जैसे कि कौन सी यह रचना कौन से पत्रिका में प्रकाशित हुई, कौन सी रचना उन्होंने लिखी है,
और उसका कौन सा प्रकाशन वर्ष है, साथ ही साथ उन्होंने आदिकाल का कौन सा समय निर्धारण किया है। तो ये छोटी सी दोस्तों एक पेज मात्र में आपके 2-3 क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। अगला चलते हैं दोस्तों, तीसरे नंबर पर है मिस्रबंधु। मिस्रबंधु ने दोस्तों आदिकाल का जो नाम दिया, आरंभिक काल दिया, और एक प्रश्न तो दोस्तों काल नामकरण पर ही आ जाता है। उन्होंने समय सीमा रखी दोस्तों उसकी 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक। पुष्य या पुंड को उन्होंने माना हिंदी का प्रथम कवि, और मिस्रबंधु विनोद नामक उनकी 4 भागों में प्रकाशित हिंदी साहित्य इतिहास की पुस्तक थी, जिसका पहला प्रकाशन हुआ था 1913, जिसमें कि पहले में शायद 2 या 3 भाग हैं, और दूसरा प्रकाशन दोस्तों 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब चलते हैं आगे दोस्तों, चौथे नंबर पर रखा है मैंने गणपति चंद्रगुप्त जी को, और जिन्होंने कि आदिकाल का नामकरण किया था प्रारंभिक काल या शून्यकाल। ठीक है, प्रारंभिक काल या शून्यकाल उन्होंने नामकरण किया, और समय सीमा उन्होंने रखी 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है उन्होंने दोस्तों? हिंदी का प्रथम कवि उन्होंने माना है शालिभद्र सूरी को, उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। और उनकी पुस्तक है दोस्तों हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। दोस्तों प्रकाशन वर्ष में लिखना रह गया मेरे से, एक्चुअल में मैं जब नोट्स बना रहा था तो मैं छोड़ दिया, मैं बाद में लिखना भूल गया। ठीक है, तो ये आप इसको फिल कर लीजिएगा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त। 5वें नंबर पर दोस्तों मैंने रखा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को रखा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जिन्होंने आदिकाल का नामकरण किया है संधि काल और चारण काल। दोस्तों संधि काल या चारण काल नहीं, ये एक्चुअल में उन्होंने आदिकाल को 2 भागों में विभाजित किया है, संधि काल और चारण काल 2 नामों से, जिसमें कि संधि काल में सिद्ध और जैन कवि की रचना है, और जबकि चारण काल में डिंगल जो रचना है उनको उन्होंने रखा है। और समय सीमा दोस्तों उन्होंने रखी है 693 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक, यानी कि 693 से 943 ईस्वी तक उन्होंने संधि काल माना है, और 943 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक चारण काल माना है। अब चलते हैं दोस्तों, हिंदी का प्रथम कवि किसको मानते हैं दोस्तों? हिंदी का प्रथम कवि वो मानते हैं स्वयंभू को, और अपभ्रंश का भी प्रथम कवि वो स्वयंभू को ही मानते हैं। उनकी रचना है दोस्तों हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 1938 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। आगे चलते हैं दोस्तों, 6ठे नंबर पर है दोस्तों राहुल सांकृत्यायन। 6ठे नंबर पर हैं राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने आदिकाल का नामकरण सिद्ध सामंत युग कहा, और समय सीमा भी मैं लिखना भूल गया हूँ दोस्तों, आप इसे फिल कर लीजिएगा। और उन्होंने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना, यानी कि और सर्वसम्मति से भी सरहपाद को ही हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखना, सरहपाद का जो पहले प्रथम कवि माना है वो भी सर्वसम्मति से माना जाता है। और इनकी रचना है दोस्तों हिंदी काव्यधारा, जो कि 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अब चलते हैं दोस्तों, 7वें नंबर पर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों आदिकाल के संबंध में, और उनकी जो रचना है आदिकाल के संबंधित बहुत ज़्यादा अच्छा उन्होंने लिखा है। और उन्होंने आदिकाल नामकरण दिया, सर्वप्रथम आदिकाल नामकरण वैसे तो रामचंद्र शुक्ल जी ने ही दिया था, लेकिन उन्होंने उसको वीरगाथा काल के नाम से ज़्यादा मुख्यता दी थी, इसीलिए पहला अगर हम कह सकते हैं तो आदिकाल जो नाम दिया वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया मुख्य रूप से, और सर्वसम्मति से उसे आदिकाल भी माना जाता है दोस्तों। सह का मतलब सर्वसम्मति से भी आदिकाल ही नामकरण आदिकाल का माना जाता है। और उन्होंने समय सीमा दी दोस्तों 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। और उन्होंने हिंदी का जो पहला कवि माना है वो है दोस्तों अब्दुल रहमान। उनकी पुस्तकों के नाम के बारे में चर्चा कर रहे थे दोस्तों। उनकी पुस्तक किस प्रकार से है, ये आलोचना की पुस्तक, तो वो है हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल। 2 रचनाएं हैं दोस्तों, 2 मुख्य साहित्यिक ग्रंथ हैं उनके, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल। और इनका प्रकाशन वर्ष है दोस्तों 1940 और 1952। अब चलते हैं दोस्तों 8वें नंबर पर, जो मैंने रखा है वो है चंद्रशेखर धर्मा गुलेरी को, जिन्होंने कि आदिकाल का नामकरण किया है अपभ्रंश काल के नाम से। और इन्होंने समय सीमा लगभग वही मानी है जो रामचंद्र शुक्ल जी के आसपास की ही है। और ये इन्होंने हिंदी का जो प्रथम कवि माना है दोस्तों, मुंज को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है, जबकि रामचंद्र शुक्ल जी ने भोज और मुंज दोनों को
दोनों लगा करके उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना था। अब बात आती है इनकी रचना की दोस्तों। तो रचना मैं नहीं लिख पाया हूँ, इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित उनकी पुस्तक है और उसका प्रकाशन वर्ष भी नहीं है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। 9वें नंबर पर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, माफ करना दोस्तों, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 9वें नंबर पर मैं रखे हैं, जिन्होंने आदिकाल का नाम रखा दोस्तों वीरकाल। ठीक है, और प्रथम कवि के बारे में कोई गणना है नहीं, वैसे सर्वसम्मति से सरयपाद को माना है तो उन्होंने ही माना होगा, और इनकी रचना थी दोस्तों हिंदी साहित्य का अतीत। ठीक है, तो ये मैंने दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। ये सारे आपको जितने भी आलोचक हैं उनकी आदिकाल को कौन सा नाम दिया उन्होंने, और उनकी आदिकाल के समय सीमा क्या रखी, और साथ ही साथ हिंदी का प्रथम कवि किसको माना। अब बात आती है दोस्तों हिंदी का प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है दोस्तों। हालांकि सरयपाद को सर्वसम्मति से हिंदी का कवि अगर माना है तो रचना भी उनकी मानी जानी चाहिए थी, लेकिन सरयपाद ने दोस्तों 32 से भी ज़्यादा रचनाओं की रचना की है माना जाता है, लेकिन उनकी एक भी रचना, खासकर दोहा कोश जो उनका है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उनके कुछ दोहे भी बहुत सारे आलोचना ग्रंथों में अपने उन्होंने दोहे दिए हैं, लेकिन उनका कोई स्वतंत्र रूप से कोई भी अभी तक कोई जो दोहा कोश या कोई भी पुस्तक हमें आज तक नहीं मिल पाती है, किसी का कोई प्रकाशित नहीं हुई है, कोई प्रमाण नहीं है, इसीलिए दोस्तों उसको प्रथम रचना नहीं माना जाता। अब उनके बाद दोस्तों दो आते हैं, वो है जैन कवि देवसेन। तो दोस्तों सर्वसम्मति से देवसेन की जो रचना है श्रावकाचार, उसमें उसको सर्वसम्मति से हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। और 250 दोस्तों उसमें दोहे हैं, जिसमें श्रावक दोहे हैं। श्रावक का मतलब होता है दोस्तों एक श्रावक जैनियों का एक ये मान सकते हैं कि उपदेशात्मक ग्रंथ है दोस्तों, यानी कि आचार विचार हैं उनके उपदेश हैं दोस्तों, और उसमें गृहस्थ के जीवन के पर भी काफ़ी सारे दोहे यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हुई दोस्तों, और उसके बाद उनकी पुस्तकों के नाम मैंने सभी आलोचकों को दे दिया और उनका प्रकाशन वर्ष भी दे दिया। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी दो बातें प्रिय होती है, एक तो हिंदी काल जो नामकरण हो गया आदिकाल का वो यहाँ पर हो गया, उसकी आलोचकों ने क्या नाम दिया ये आपका हो गया, और समय सीमा आपकी हो गई। साथ ही साथ हिंदी साहित्य की इतिहास ग्रंथ के भी कुछ आपके साथ ही साथ हो जाएंगे। अब इसके अलावा दोस्तों कुछ और चीज़ें जो मैं आपको मौखिक रूप से बता देता हूँ नामकरण पर, कि किस आलोचक ने क्या नाम दिया ये, और मैं आपको कुछ बता देता हूँ, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ प्रश्न कई बार इंपॉर्टेंट होते पूछे जाते हैं। जैसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बपन काल, आदिकाल का नाम बीज बपन काल दिया। ठीक है, और मोहन अवस्थी ने आधार काल दिया। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने अंधकाल या बाल्यावस्था काल दिया। हरिश्चंद्र वर्मा ने संक्रमण काल दिया। राम खिलावन पांडे ने भी संक्रमण काल दिया। ठीक है, और पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने अंधकार काल नाम दिया। ठीक है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल दिया, और वासुदेव सिंह ने उद्भव काल दिया। ठीक है, ये कुल, और मैं आपको 5-6 नाम आपको बता दिए मौखिक रूप से, आप मेरी आवाज़ से सुन रहे होंगे तो वहाँ से आप इनको लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके जो नामकरण के जितने और बच्चे कुछ हैं वो आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसी मतलब साधारण माध्यम से, यानी कि शॉर्ट नोट्स के माध्यम से दोस्तों मैं एक आपकी पूरी कोशिश करूंगा कि पूरे सिलेबस को जहां भी मौका मिलता है, जहां भी पॉसिबल है दोस्तों, हम जिसे एक टेबल के रूप में, एक छोटे से नोट्स के रूप में मैं प्रस्तुत कर सकता हूं, आपको बना के देता रहूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार की ये मेरी वीडियो पसंद अगर आ रही है, हालांकि पूरे सिलेबस मैं आपको दोस्तों सारी वीडियो बना के करा चुका हूँ, सारा सिलेबस मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। लेकिन अब ये नया जो मैंने कॉन्सेप्ट निकाल के आपको जो दे रहा हूँ, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सब्सक्राइब, तो अगर आप पहले बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या इसमें अगर आपको कहीं कोई कमी लग रही है, या और आपको लगता है कि कुछ और बेटर हो सकता है, कुछ और क्या ऐड हम इसमें कर सकते हैं, तो वो सलाह आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएँ। ठीक है दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।